अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे हमारी बात चल रही थी। हमने कल एक क्वेश्चन देखा था गॉफ लिमिटेड का, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया पे कल के लेक्चर से कोई सवाल? अच्छा, डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलते हैं। 2 सवाल हमारे पास मजीद हैं, तो उन पे बात शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 12, अयान ग्रुप। Spring 20, question 3. Requirement: by using net present value method, recommend whether management of AG should continue to operate SC for a further period of 3 years or discontinue it now. NPV एनालिसिस के तहत बताना है कि क्या कारोबार मजीद 3 साल चलाया जाए या अभी बंद कर दिया जाए। ये भी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटके है। और जैसे हम बात कर चुके हैं कि जब भी एग्जामिनर पैटर्न से थोड़ा हटता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एकदम गिर जाती है। तो आपको इस चीज़ को कवर करना है बेटा, और इसको कवर करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है, समझ के पढ़ना है। और जब अनसीन क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को, शायद आम क्वेश्चन, देखा वाला क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पढ़ते हो, तो अनसीन क्वेश्चन ज़रा चैलेंजिंग आ जाए तो 3-4 दफ़ा पढ़ने के लिए तैयार रहा करो। ये जिस तरह का सवाल है, ये 2 से 3 दफ़ा पढ़ के समझ आने वाला बच्चों के एग्जाम में नहीं था। बच्चे तो एक दफ़ा पढ़ के करने की कोशिश करते हैं ना, तो रिजल्टली इस सवाल में भी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रही। तो हम सब स्टोरी पढ़ते हैं और फिर इस पे बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली, अच्छा डिफरेंस यहाँ से कैसे नजर आ गया, नॉर्मली हमसे पूछा जाता था प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें। मतलब हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया होता, हमसे पूछा जाता प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बताओ कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। अब यहाँ पे गालबन एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इस चलते कारोबार को 3 साल और चलाना है या भी ठप कर दे, बंद कर दे अभी। ठीक है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ी। अयान ग्रुप opened a pizza outlet under the brand name Say Cheese 2 years ago. 2 साल पहले ब्रांड आउटलेट खोल ली थी। The initial assessment of the investment in SC had high financial prospects. AG entered into a 5-year rent agreement for pizza outlet. The rent for the first year was agreed at 600,000, subject to annual increment of 10%. For pizza preparation, AG imported equipment amounting to 5 million, having useful life of 5 years, with the residual value of 1 million. After 2 years of operation, SC has failed to achieve desirable result, and management of AG is skeptical whether to continue to operate SC for further 3 years or not. ये कहानी है। आज से 2 साल पहले प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की गई। फिजिबिलिटी की गई तो हाई फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, उम्मीदें थी इससे बड़ी अच्छी रिटर्न आएगी। इन उम्मीदों के मुताबिक एग्रीमेंट 5 साल का कर लिया गया, मशीनरी खरीद के बिजनेस शुरू हो गया। अब 2 साल गुजर चुके हैं तो फेल्ड टू अचीव डिजायरेबल रिजल्ट, हमारी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हमने जो सोच के कारोबार शुरू किया था कि सालाना हम कितना कमाएंगे, वो रिजल्ट हमें अचीव नहीं हो रहे। इसलिए अब कंपनी सोच रही है कि कंटिन्यू करें मजीद 3 साल के लिए, क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट था ना, 2 गुजर गए, 3 रह गए हैं, तो मजीद 3 साल लगा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए या अभी डिसकंटिन्यू किया जाए। यू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। सेल्स फॉर द फर्स्ट 2 year वर amounted to 7.5 and 9 million respectively. Variable cost for the first 2 years were amounted to 6 million and 7.08 respectively. Fixed costs other than rent and depreciation for the first 2 years were 5 लाख and 5.25। रेंट की कहानी ऊपर बता चुके हैं हमें पहले ही, और डेप्रिसिएशन हम खुद कैलकुलेट करेंगे जब जरूरत पड़ेगी हमें। द ट्रेंड इन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 to 2 इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। मतलब जो बिहेवियर सेल्स का है पहले साल दूसरे साल, मतलब ग्रोथ जितनी है अगले सालों में भी इतनी ग्रोथ आने वाली है। जो बिहेवियर वेरिएबल कॉस्ट का है, मतलब जो चेंज आई है पहले साल से दूसरे साल में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऑनवर्ड भी सेम पैटर्न पे चेंज आएगी। एंड सेम गोज फॉर फिक्स कॉस्ट। उसने कहा जी इनमें जो पैटर्न पिछले 2 सालों में रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट इन एसी नाउ, इक्विपमेंट कुड बी सोल्ड फॉर 4 million. Further termination of renting agreement would require 3 months notice period. Applicable tax rate is 30% and tax is payable in the year in which liability arises. Tax depreciation on equipment is allowed at the rate of 25% under reducing balance method. The cost of capital of AG is 16%. अच्छा जी, ये डाटा आ गया। Assume except stated otherwise all cash flows arise at the end of the year. Using NPV analysis बताइए आपको क्या करना है, अभी बंद करें या 3 साल चलाएं। अच्छा जी, अब हम इसका फैसला किस असूल पे करेंगे? सबसे पहले असूल हम डिसाइड कर लें। नॉर्मली तो जैसे हम करते थे ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करो भाई, आज क्या पैसा लगाओगे, उसके नतीजे में फ्यूचर में क्या आपके नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वगैरह जनरेट होंगे। यहां पे केस क्या रहेगा कि यहां पे आज हमने कुछ लगाना नहीं है, आज हमें कुछ फोरगो करना पड़ेगा अगर हमने प्लांट को कंटिन्यू करना है।
अगर हमने ये 3 साल प्रोजेक्ट चलाना है तो उसके लिए आज कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इनफैक्ट अगर हमने ये प्रोजेक्ट 3 साल चलाना है तो आज हमें कुछ वैल्यूज फोरगो करनी पड़ेंगी, जिनमें सबसे अहम 4 मिलियन। तो इट्स नॉट अ केस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जीरो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, यहाँ पे जीरो में बेनिफिट फोरगो होने वाला आने वाला है। तो हम करते हैं कि इसको 200 में कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, बजाय इसके कि हम आज जो बेनिफिट फोरगो होना है उसको मिक्स कर दें ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगले 3 साल के साथ। हम आज जो बेनिफिट फोरगो है उसकी वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं, अगले 3 साल के बेनिफिट की वैल्यू ज़्यादा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 हिस्सों में इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर कंपैरिजन करके एनपीवी की वर्किंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हम इस कारोबार को आज बंद करें, आज हम शट डाउन करें, तो शट डाउन करने से हम क्या कमा सकते हैं जो कि कंटिन्यू करने में फोरगो हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज शट डाउन करने में क्या कमा सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12, शट डाउन अगर हम करें तो हमें रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट मिलेगी, कितनी है? 4 मिलियन। आज अगर हम प्लांट शट डाउन करें और ये एसेट बेच रहे होंगे तो इसकी डिस्पोजल पे कोई गेन या लॉस की कहानी निकलेगी, हमें उसके ऊपर टैक्स इफेक्ट देखना पड़ेगा। और आज अगर हम बंद करते हैं तो हमें नोटिस पीरियड रेंट भी पे करना पड़ेगा। आज अगर हम बंद करते हैं तो नेट बेनिफिट हमें यहां से नजर आ रहा है, नेट बेनिफिट जो हम अर्न कर सकते हैं आज बंद करने की सूरत में, और अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये बेनिफिट फोरगो होगा, ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी। तो नोटिस पीरियड रेंट की वर्किंग काफी सिंपल है। उसने कहा अगर आज बंद करते हो तो क्या करना पड़ेगा? 3 मंथ्स नोटिस पीरियड रेंट देना पड़ेगा, तो अगले 3 महीनों का किराया पे करना पड़ेगा। तो किराया अगले 3 महीनों का कितना बनता है हमारा? 6 लाख किराया था हमारा पहले साल का, हम तो बंद कर रहे हैं 2 साल गुजरने के बाद। इसका मतलब हमने जो 3 महीनों का किराया पे करने हैं वो तीसरे साल के 3 महीने हैं, राइट? तो 6 लाख का किराया तो पहले साल का है, एनुअल इंक्रीज 10% है, मतलब पहले साल 6 लाख, दूसरे साल इस पे 10% इजाफा, फिर तीसरे साल का किराया और उसमें से 3 महीने। ठीक है, तो अगर मैं नोटिस पीरियड का रेंट निकालना चाहूं तो वो बनेगा 6 लाख इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 2, ये तीसरे साल का किराया हुआ, डिवाइडेड विथ 12, ये 12 एक महीने का, इंटू 3, ये 3 महीने का। ये 3 महीने का नोटिस पीरियड का किराया, क्योंकि हम जिस साल का किराया दे रहे हैं वो हमारे कारोबार का तीसरा साल है, 2 साल हम गुजार चुके हैं, तीसरे साल के पहले 3 महीने का किराया देकर जान छूटती है हमारी। तो ये तीसरे साल का किराया है और ये तीसरे साल के 3 महीने का किराया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको जहन में रखनी है, अब ये चूंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बना रहे, जब तो हम बनाते हैं ना नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाता है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो आइटम है रेंट एक्सपेंस है, इस रेंट एक्सपेंस का भी टैक्स कैलकुलेशन पे कुछ इफेक्ट आता है, तो हमें उसको भी जरूर इनकॉर्पोरेट करना है यहीं पे ही। नॉर्मली तो जब हम बना रहे होंगे ना, जब 3 साल के रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो वहां पे प्रॉफिट्स और प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इस ऑप्शन में हम यहाँ पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट की प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहाँ पे तो सिर्फ कॉस्ट ही आइडेंटिफाई हुई है। तो इस कॉस्ट का इफेक्ट टैक्स पे क्या आता है? टैक्स सेविंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप की इनकम बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका अगर 500 है, और अगर इस पे टैक्स बन जाएगा से अगर 30% है 150, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 350 आ जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरा खर्चा 500 में मजीद एक खर्चा मैं मिस कर गया 100 रुपए का, असल में ये 400 खर्चा होना था, मैं अगर मैं 100 रुपए यहाँ से माइनस करूं, मैं ये भी खर्चा है 100 रुपए का जो मैं पहले मिस कर गया था, तो इसका टैक्स मेरा कितना बन जाएगा? 120, और ये बन गया जनाब 280। तो किसी खर्चे को अपने प्रॉफिट में चार्ज करने से टैक्स में कमी आई, कितनी कमी आई यहाँ पे? 30 रुपए। और ये मेजर कैसे किया जा सकता है? अगर इस अमाउंट को मैं 30% से मल्टीप्लाई करूं, ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो किसी कॉस्ट इनकर करने की सूरत में हमारी टैक्स लायबिलिटी में कितनी कमी आती है उसको निकालना हो तो उसका तरीका है 100 इंटू टैक्स रेट 30। 100 रुपए की अगर मैं कॉस्ट पे करता हूं तो उससे मेरी टैक्स लायबिलिटी में 30 रुपए की कमी आ जाती है। इसको एक और अंदाज से भी देखा जा सकता है कि बेशक मैंने कॉस्ट पे की है 100 रुपए की, लेकिन टैक्स सेविंग की वजह से मुझे जो नेट कॉस्ट पड़ी है, नेट इसको पोस्ट टैक्स हम कॉस्ट कह सकते हैं, वो मुझे 70 की पड़ी है। हम खर्चा 100 रुपए का पे कर रहे हैं, बट मेरी जेब पे 100 रुपया पे करने की वजह से जो बोझ पड़ रहा है वो सिर्फ 70 का पड़ा है। खर्चा मैंने 100 रुपया पे किया है, बट मेरी जेब पे बोझ सिर्फ 70 का पड़ा है। तो हम कहते हैं कि भाई हम जब कोई कॉस्ट पे करें, कॉस्ट पे करने से टैक्स लायबिलिटी में कमी आती है, टैक्स लायबिलिटी में कमी की वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। जब तो हम ले रहे हैं ना नॉर्मल पीएनएल बना रहे हैं,
तो वहाँ पे P&L में हम कॉस्ट को इनकम में चार्ज कर देते हैं। कॉस्ट को इनकम में चार्ज करने से हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और प्रॉफिट कम होने से टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। हमने कितना टैक्स पे करना है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। कॉस्ट को प्रॉफिट में से कम करें तो इसका इफेक्ट टैक्स पे ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे 100 रुपया पे किया तो यहाँ पे 30 रुपये कम पे किया। लेकिन इस केस में हमने टैक्स पेमेंट अलग से तो लेनी नहीं है। तो इस केस में हम काम क्या करते हैं कि हम इस कॉस्ट को ही पोस्ट टैक्स कर देते हैं। और किसी कॉस्ट को पोस्ट टैक्स करने का तरीका है उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस टैक्स रेट से। जैसे हमारे केस में 100 इंटू 1 माइनस 0.3, हम कॉस्ट 100 पे कर रहे हैं लेकिन जेब पे बोझ 70 का पड़ा है। यही बात हमने यहां पे करनी है कि रेंट तो हमने इतना पे करना है लेकिन जेब पे बोझ कितना पड़ेगा, 70% कह लो या 1 माइनस 0.3 से जरूर दे लो, एक ही बात है। तो रेंट की फिगर बताइए क्या बनती है हमारी, 127050। यह है जी हमारी रेंट की कॉस्ट। हम यहां पे मैयर क्या कर रहे हैं कि अगर मैं आज अपनी फैक्ट्री बंद कर दूं तो मुझे कितने नेट पैसे इनफ्लो आउटफ्लो होगा। 4 मिलियन की मेरी मशीनरी बिकेगी, ये 4 मिलियन मुझे वसूल होंगे। मुझे नोटिस पे आज बंद करने की सूरत में जो पे करना है उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी, नेट ऑफ टैक्स। सिमिलरली रेजिडुअल वैल्यू का भी टैक्स इफेक्ट आना है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स तो लगता है गेन और लॉस पे। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई अगर हम 2 साल एसेट इस्तेमाल करके बेच रहे हैं तो उसकी टैक्स WDV क्या है और उसके साथ इस पे गेन कितना बनता है या लॉस कितना बनता है और उस पर टैक्स इफेक्ट क्या आता है। तो अगर हमने ये एसेट खरीदा कितने का था, 5 मिलियन का एसेट खरीदा था, तो मैं लेता हूं रेजिडुअल वैल्यू लेस WDV, तो ये मुझे मिलेगा गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल विच इज चार्जेबल टू टैक्स। तो इस पे मैं फिर टैक्स इफेक्ट निकालते हैं। पहले हम रेजिडुअल वैल्यू तो 4 मिलियन मुझे पता है, WDV जरा कैलकुलेट कर लें। पॉलिसी क्या कंपनी की, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो अगर 5 मिलियन का एसेट खरीदा था, 1 साल बाद WDV रहेगी, ये बाद WDV रहेगी क्या बताइए जरा, 2812500। ये 2 साल बाद की WDV है, यहां से निकालो तो ये गेन आ रहा है। कितना गेन है, ये गेन हमें आएगा। हम जब एसेट बेचेंगे 4 मिलियन का आज, तो 4 मिलियन का एसेट बेचने से पैसे तो 4 मिलियन मिल गए, लेकिन टैक्स रिटर्न में मेरे पास इतना गेन आ जाएगा और इस गेन, इस इनकम के ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। कितना बनता है जी, 356250। लीजिए जी, ये आ गया टैक्स 356250। अगर मैं आज फैक्ट्री बंद करता हूं, मुझे मशीनरी बेच के 4 मिलियन मिलेंगे। आज मैं फैक्ट्री बंद करता हूं तो मशीनरी बेचने पर जो मुझे फायदा होगा, प्रॉफिट आएगा, उसको मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। और आज अगर मैं फैक्ट्री बंद करता हूं तो मुझे जो रेंटल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 3 महीने की, उसका मेरी जेब पे बोझ क्या है, रेंट में पे कर रहा हूं कितना और टैक्स सेविंग के बाद मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ेगा। तो ये है वो जनाब मेरा नेट बेनिफिट जो कि आज बंद करने की सूरत में कमाया जा सकता है। कितना है, 35167000। आज अगर हम फैक्ट्री अपना पिज्जा आउटलेट बंद करते हैं तो आज मैं कितना बेनिफिट, कैश फ्लो बेनिफिट हासिल कर सकता हूं। पिज्जा आउटलेट आज बंद करके हम कितना कैश फ्लो बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। पास्ट इज नेवर रिलेवेंट। ये कहानी है आज बिजनेस बंद करने की या अगले 3 साल इसको चलाने की। सॉरी, क्योंकि ये पहले साल का किराया है। आपको कौन से साल का किराया चाहिए, तीसरे साल का। ये पहले साल का 6 लाख है तो दूसरे साल का क्या होगा, दूसरे साल से इंक्रीमेंट करनी है। बेटा सवाल पढ़ा करें, मैं यही तो आपको समझाता हूँ, पढ़ने की आदत डालिए। क्या लिखा हुआ जुमला, द रेंट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज एग्रीड 6 लाख, ऑनवर्ड 10% इजाफा। सॉरी, जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं कर रहे, जब एसेट आपने बेच दिया तो डेप्रिसिएशन इफेक्ट कौन सा, कहाँ पे लेना है आपने। नहीं, अगर एसेट हमारे पास होता है तो डेप्रिसिएशन भी तो आती है। बेटा फिलहाल तुमने बात की है कि हम अगर आज एसेट बेच दें तो हमें क्या मिलता है। अभी ये सवाल कंप्लीट थोड़ी हुआ है। सवाल तो यह है भी आज बंद कर दें या 3 साल चलाएं। अब 3 साल चलाने वाली बात भी हम देखने लगे ना, तो 3 साल जब चलाना है वहाँ पे तो 3 साल चलाएंगे तो वहाँ पे तो 3 साल में डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे ना अगले 3 साल। तो पिछले 2 साल की डेप्रिसिएशन माजी में गुजर चुकी है, अगले 3 साल की डेप्रिसिएशन कंसिडर होगी 3 साल चलाने के सिनेरियो में। हमने ऑप्शन नंबर 1 देखी है कि भाई अगर आज बंद करें तो क्या मिलता है और अगर 3 साल चलाएं तो हम फ्यूचर में क्या कमा सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। पहले 3 साल बाद की कहानी बना लें, फिर हम कंपैरिजन पे मज़ीद डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अगर हम आज ये बंद करते हैं 3 लाख रेंट तो बच जाएगा। आज अगर बंद करें तो 3 लाख रेंट है, बार-बार बढ़ा देते हैं, वो भी हम रेंट बच जाएगा। बेटा मैं, आप देखिए इंडिपेंडेंट सिचुएशन इसको असेस कीजिए। आज अगर मैं अपने रेस्टोरेंट को ताला लगाता हूँ
तो ताला लगाने की जरूरत है मुझे मेरी जेब में क्या इन या आउट होता है, तो ये मेरी जेब में नेट इन आता है, इनफ्लो आता है। अगर आज मैं रेस्टोरेंट को ताला लगा दूं, आज रेस्टोरेंट को ताला लगा के निकलने के लिए के बाद मुझे नेट इतना पैसा मिलेगा, ये नेट कैश फ्लो है जो मैं आज कमा सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे साथ दूसरी ऑप्शन है कि मैं ये बंद नहीं करता, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब जरा उस तरफ चलिए जरा, अगर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो क्या होगा? एनपीवी एनालिसिस बनाना है ना आपने। अब एनपीवी एनालिसिस में अगर मैं कंटिन्यू करने का फैसला करता हूँ तो मुझे आज इसको फोरगो करना है, आज मुझे इसको फोरगो करना है। जीरो में मैं कुछ फोरगो करूंगा जिसके नतीजे में 1, 2 और 3 मेरा कारोबार चलेगा। शटडाउन में यह मेरी बन गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 351,6,7,0,0, ये बन जाएगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इसके बाद टैक्सेस। अब सिंपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल बन गया। अब ये सिंपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है। नेट कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 16%, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब हमने वो वर्किंग बना ली, उस वर्किंग के बाद अब ये ट्रेडिशनल नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है। अब इसमें मजीद कोई चेंजेस नहीं है, वेरिएशन नहीं है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। जो ट्रिक था वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिटरमिन करने में था। इस केस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी बेटा, पिछले साल का रेंट 6 लाख था और पहले साल का रेंट 6 लाख था, 2 साल गुजर चुके हैं, दूसरे साल का 6,60,000 था। और हमने जो नोटिस पीरियड में 3 महीने का किराया देने हैं वो 3 महीने तीसरे साल के हैं। 2 साल तो गुजर चुके हैं भाई। जी बेटा, हमने तीसरे साल का किराया बनाया है क्योंकि हमने तीसरे साल के पहले 3 महीने का किराया देना है। 2 साल गुजर चुके हैं। पहले साल 6,60,000 पे गुजर गया, पहला साल 6 लाख पे गुजर गया, दूसरा लाख 6,60,000 पे गुजर गया, अब तीसरा शुरू हो रहा है तो वो 7,26,000 गालबन बनता है। तो हमने तीसरे साल के पहले 3 महीने का किराया एज पेनल्टी पे करनी है। ये हमारी पेनल्टी है फॉर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। हमने 5 साल का एग्रीमेंट किया हुआ था ना, हम 2 साल बाद उसको खत्म कर रहे हैं, तो 3 महीने का किराया एज पेनल्टी। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, जब इसके आगे की कहानी तो सिंपल है। हमें रेवेन्यू अवेलेबल है, ईयर 3, 4, 5 का रेवेन्यू बनाना है। हमें वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, ईयर 3, 4, 5 की वेरिएबल कॉस्ट लानी है। हमें फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, ईयर 3, 4, 5 की फिक्स कॉस्ट लेनी है। ये हमारा बन जाएगा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ईयर 3, 4, 5 की बनाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा और प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और टैक्सेस हमें लाने हैं। तो हम इसके लिए हम ऐसा भी प्रेजेंट कर, इसको हम पहले वर्किंग 1 बनाते हैं और वर्किंग 1 की कंटिन्यूएशन में ही टैक्सेस बनाएंगे। हमें 3 मैं वर्किंग के लिए इसी अब शीट को यूज करता हूँ। 3 साल का डाटा हमें प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, सेल्स हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि पहले 2 साल में सेल्स क्या रही। क्वेश्चन में हमें पहले 2 साल की सेल्स पे इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले साल की सेल 7.5 है, दूसरे साल की सेल 9 मिलियन है। और हमें कहा गया है कि ऑनवर्ड जो सेल्स में ग्रोथ का ट्रेंड है वो वही रहेगा जो पिछले सालों में रहा है। तो मेरी शायद अगले साल की जो सेल्स बननी है वो 9 मिलियन इंटू 1 पॉइंट वट एवर इट इज़ एन। और ये काम क्या होगा, ये हम वर्किंग 1 बना रहे हैं तो ये रेट मैं वर्किंग 1.1 में ले आता हूँ। वर्किंग 1.1 में मैं सेल्स में ग्रोथ का रेट अगर निकालूं, वर्किंग 1.1 में अगर सेल्स का ग्रोथ रेट निकालूं तो मेरी सेल्स का ग्रोथ रेट है 9 मिलियन डिवाइडेड विद 7.5 मिलियन माइनस 1। कितना आता है जी सेल्स में ग्रोथ रेट? 20%, 0.2 या 20%। मेरी सेल्स का ग्रोथ रेट 20% है, ऐसे ही है जी। 1 से 2 में ग्रोथ आई है 20% और हमें कहा गया है यही ग्रोथ फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी।
1 से 2 में जो ग्रोथ रही है वो 20% है और यही ग्रोथ फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब आपको यहाँ पे जनाब 0.2 फीड करना है। तो थर्ड ईयर की सेल क्या आएगी, मतलब ये फर्स्ट ईयर की सेल यहाँ पे क्या आती है 10.8 मिलियन। नेक्स्ट 12.96 मिलियन। नेक्स्ट जी 552। कोई मसला नहीं बेटा, मेरे पास बड़ी सहूलत अवेलेबल है। यहाँ पे तो हम ये कर सकते हैं, उधर नहीं कर सकता था, इधर मैं कर सकता हूँ। लीजिए जी सेल आ गई 10.8 मिलियन, 12.96 वर्किंग भी जी। और भी कुछ करना है? ये ले जिसका ये रंग भी बदल सकता है यहाँ पे। हाँ जी और कुछ जी। सेल्स की फिगर आ गई हमारे पास। इसी अंदाज में हमें वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करनी है। वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल रही थी 7080 इसी अंदाज में इसका भी रेट हमें निकालना है। इस पर भी ग्रोथ लगा देनी है हमने। हम इसको भी वर्किंग 1.1 में ही कंटिन्यू रखते हैं। हमने यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ निकाली, हम वेरिएबल कॉस्ट की ग्रोथ भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। 7080 डिवाइडेड विथ पहले साल में थी ये 6 मिलियन -1 वेरिएबल कॉस्ट की ग्रोथ क्या जी 18%। वेरिएबल कॉस्ट की ग्रोथ पहले साल से दूसरे साल में 18% इजाफा आया है और हमें कहा गया यही इजाफा आइंदा सालों में भी आएगा। तो जनाब यहाँ पे 1.18 रेज़ टू पावर n करेंगे तो पहले साल में कॉस्ट क्या आई 8354 400। नेक्स्ट अनदर ग्रोथ 1.18 से एक और सा मल्टीप्लाई करें 9858 192 जी। एंड द लास्ट वन 11632 667 आई बिलीव। सेम पैटर्न फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट में 5 लाख से 5,25,000 पे गई तो आखिरी कॉस्ट 5,25,000 है इंटू 1.n वर्किंग 1.1 में ही जाते हैं, वहाँ पे फिक्स कॉस्ट की ग्रोथ निकाल लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 5,25,000 आखिरी साल की कॉस्ट है, 5 लाख पहले साल की कॉस्ट थी, -1 कितना इंक्रीज बना जी 5% का इजाफा आया। तो फिक्स कॉस्ट में सालाना 5% का इजाफा डाल दें जनाब यहाँ पे। तो 525 इंटू 1.05 551 250 another 5% 8813 जी। लास्ट वन 6077 5 3 और 4 5 3। लीजिए जी ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो का डाटा आ गया। तो सेल्स माइनस कॉस्ट क्या बना जी नेट कॉस्ट नेट डाटा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 244 5600 जी। नेक्स्ट ये नेगेटिव तो नहीं है पॉजिटिव ही है बेटा। नेक्स्ट 2522 995 एंड द लास्ट वन एक मिनट जी। रेंट भी आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। रेंट हम मिस करके रेंट भी यहाँ पे आना चाहिए था, माय मिस्टेक। हमें यहाँ पे रेंट भी लेना है। अगर हम लेके चलते हैं तो हमें रेंट भी पे करना है। रेंट जी कितना है रेंट 6 लाख था रेंट हमारा पहले साल का, 6,60,000 था दूसरे साल का और तीसरे साल का होगा 6,60,000 इंटू 1.10 रेज़ टू पावर n कर देते हैं तो कितना बना तीसरा साल 7,26,000। चौथा साल 7,798,600 और पांचवा साल 460 जी। बेटा दो ऑप्शंस हैं। हम ऑप्शन ए के लिए जा सकते हैं, ये ऑप्शन बी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आपने जब ऑप्शन ए में 3 महीने का रेंट एज अ कॉस्ट ले ली है तो ऑप्शन बी में 3 महीने का रेंट एज सेविंग नहीं लोगे, एक जगह काउंट फॉर होगी। दो ऑप्शन है ना, एक वैल्यू एक ही जगह काउंट फॉर हो सकती है। ऐसा नहीं कि इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, उधर कॉस्ट ले ली इधर सेविंग ले ली तो 6 महीने का फर्क पड़ गया ना। कॉस्ट और सेविंग तो फर्क तो 6 महीने का पड़ गया, हालांकि फर्क तो सिर्फ 3 महीने का है। तो 3 महीने की हमने कॉस्ट जब ले ली है, वहां पे जब हमने 3 महीने की कॉस्ट यहाँ पे शामिल कर ली है तो इधर से 3 महीने की सेविंग नहीं ले लेनी, डुप्लीकेशन हो जाती है। तो जी दोबारा बेटा बताइए, नेट हमें फिगर चाहिए नेट कैश फ्लो की 1719600
पहली वैल्यू दोबारा बोल रहे हैं मुझे आप? 1168350350। नेक्स्ट जी 1724 395। नेक्स्ट 2433 120। लीजिए जी, ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर आ गई है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। 1168350 1724 395 2433 2433 120। जी एनी क्वेश्चन? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर हम कारोबार को 3 साल मजीद चलाएं तो हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होंगे? 3 साल चलाएंगे तो हमें 3 साल का रेवेन्यू क्या होगा, 3 साल की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी और 3 साल की फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? अब हमें डेप्रिसिएशन की वर्किंग चाहिए। डेप्रिसिएशन के लिए हम वर्किंग 1.2 बना लेते हैं। वर्किंग 1.2 बना लेते हैं। वर्किंग 1 में 1.1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वर्किंग 1.2 हम डेप्रिसिएशन के लिए बनाते हैं। आएगी इसको भी लेते हैं अभी जी। डेप्रिसिएशन वर्किंग 1.2 हमें डेप्रिसिएशन शेड्यूल तो फिर पूरा ही बना लेना चाहिए, क्योंकि हमने बेसिकली हमें इस एसेट के तीसरे चौथे पांचवें साल की डेप्रिसिएशन चाहिए। तो हम शुरू से ही बनाते हैं इसको। टैक्स डेप्रिसिएशन और ईयर 5 मिलियन कॉस्ट ऑफ एसेट है। 25% की पहली डेप्रिसिएशन 1250 000 ईयर 1 2 3 4 5 और 5 में होती है बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन। सेकंड डेप्रिसिएशन क्या होगी जी? 1250 000 का 75% कितनी बनी? 938 937 500। चौथी थर्ड डेप्रिसिएशन 937 500 का 75% 703 125। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 703 125 का 75% 527 344। और आखिरी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन है, जिसके लिए हम टोटल डेप्रिसिएशन लाते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू 1 मिलियन है। तो जनाब ये आपकी टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन 4 मिलियन है। बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन बता दीजिए यहाँ से क्या आती है? 5 मिलियन माइनस 1 मिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये टोटल डेप्रिसिएशन है। बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन 170 582031, ये है जी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन। हमारे लिए उस एनालिसिस में जो डेप्रिसिएशन यूज होनी है वो ये 3 4 5 ये 3 डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। ये तो पिछले 2 सालों में क्लेम हो चुकी है। ये डेप्रिसिएशन हमारे काम की नहीं है। हम इन 3 सालों के कैश फ्लोज बना रहे हैं, तो हमें इन 3 सालों की डेप्रिसिएशन लेनी है। सो पहली डेप्रिसिएशन है 703 125। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 527 344। लास्ट डेप्रिसिएशन 5031। लीजिए जी, यहाँ से आप टैक्सेबल प्रॉफिट लाइए, इन पे टैक्स कैलकुलेट कीजिए और सवाल को कंप्लीट कीजिए एनपीवी तक। कंप्लीट कीजिए इस क्वेश्चन को, और कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछ लीजिए। बाकी फाइनली कंप्लीट करने पे मजीद कोई पॉइंट आएगा दिन में, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल कंप्लीट द डेटा टेबल सारा आपके सामने है, फॉर्मेट आपके सामने है। यू जस्ट हैव टू नाउ पॉपुलेट द फिगर। रेजिडुअल वैल्यू 1 मिलियन जी, माय मिस्टेक, आई एम स्टिल मिसिंग 1 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू भी हम लेंगे। अगर हम कंटिन्यू करेंगे एसेट तो हमें 1 मिलियन का एसेट की रेजिडुअल वैल्यू भी आनी है। बेटा आप जरा कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं दोबारा, ठीक है? कंप्लीट कर ले क्वेश्चन, फिर हम डिस्कशन करते हैं। कोई लॉजिक्स में अगर कोई लिंक मिसिंग है उस पर बात करते हैं। जी बेटा 4 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू बेटा 4 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है। अगर आप आज
बंद कर दो काम, और 1 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है अगर 5 साल कंप्लीट करो फिर बेचो प्लांट। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्लियरली अगर पढ़ोगे तो बताया हुआ है। तो ये 5 ईयर डेप्रिसिएशन है, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि 1 मिलियन है, फिर हमने 5 साल की डेप्रिसिएशन का। बेटा 1 मिलियन वो लिया, रेजिडुअल वैल्यू हमने ले ली। अगर हम 5 साल पूरे करेंगे तो 1 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू कमाते हैं, लेकिन अगर हम आज बंद कर दें, शट डाउन नाउ, तो फिर 4 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू हमें मिल रही है। हम 4 मिलियन का एसेट बेच सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालते सर -1 क्यों, मतलब ये फॉर्मेट है परसेंटेज? आप किसी तरीके से निकालो बेटा, परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका ये फ्रैक्शन 0.2 आपका आंसर आता है। 0.2 का मतलब 20% है। आपको किसी और तरीके से समझ आती है वैसे निकालो, इसमें कोई आपको लग रहा है ये पता नहीं किस तरह निकाली, आपको किसी और तरीके से आती है। -1 क्यों? बेटा ये क्या है, ये है कॉस्ट आपकी, रेवेन्यू है सेकंड ईयर का, ये रेवेन्यू है फर्स्ट ईयर का, तो ये इजाफा तो नहीं आ रहा ना यहाँ से, कमी हो गया। और बेटा पुत्र इजाफा ही आ रहा है, लेकिन इसे डायरेक्ट इजाफा तो नहीं आ जाता ना। आप इसको जिस तरह मर्जी निकालो, आपको क्या निकालना है, ग्रोथ इजाफा सेल में कितना आया है, 9 मिलियन माइनस 7.5 मिलियन, ये इजाफा है आपका। इसको डिवाइड कर दो 7.5 से, कितने % इजाफा है पता लग गया। आप इसको ऐसे 20% निकालो भाई। ठीक है, जी बेटा आंसर से कोई बात नहीं, काउंटिंग ऑफ में निकल गया हो, कोई इशू नहीं। आपकी एनपी क्या आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कितनी, 41182 नेगेटिव 41182। यस सर, डबल 2 पॉजिटिव। और यहां से हम डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी शुड कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, कंपनी को प्रोजेक्ट जारी रखना चाहिए, क्योंकि नेट में कंपनी को फायदा है प्रोजेक्ट चलाने में। अब यहां पे एक बोर्ड पे देखिएगा, अगर हम प्रोजेक्ट आज बंद करते हैं तो हम ये पैसा घर लेके जा सकते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट आज बंद करें ये पैसा घर लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पैसे को फोरगो कर दें तो ये है फ्यूचर के हमारे कैश फ्लोज। अगर हम ये पैसा आज फोरगो करें तो हम अगले आने वाले 3 सालों में ये कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। तो भाई ये फोरगो करके ये कैश फ्लो जनरेट करना, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। फ्यूचर में जो कमा सकते हैं, आज की कॉस्ट इनकर करके, ये आज की कॉस्ट है, ये फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स की पीवी ज्यादा है आज की कॉस्ट की निस्बत। इसका मतलब आज इस चीज को फोरगो करके फ्यूचर बेनिफिट्स हासिल करना इज फीजेबल, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स की पीवी आज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा है। वी शुड कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट। हमारा डिसीजन है 3 साल लगा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना हमारे लिए फिजिबल है, फायदामंद है जी। इसीलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू की ना हमने। और बेटा आप इस प्रेजेंट वैल्यू का सम लो ना, क्या है इसका सम, क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका सम है 374586 तो ये है फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू, और ये है आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। नेट में बेनिफिट ज्यादा है ना, यही तो एनपीवी बता रही है हमें कि नेट में बेनिफिट ज्यादा है। ये आज पैसा हमें मिल सकता है जो कंटिन्यू की सूरत में फोरगो करेंगे हम, और ये फोरगो आज करते हैं तो फ्यूचर बेनिफिट्स हमारे क्या बनते हैं एनपीवी के हिसाब से हमारा आंसर। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अब इस क्वेश्चन में जो इशू रहा, अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम वगैरह पर नजर डालें और कमेंट्स पे, तो बात फिर वही के पैटर्न से सवाल हटा तो गड़बड़ हो गई। पहली बात मार्किंग स्कीम देखिए, नंबर कितने ज्यादा स्टेप्स में बटे हुए हैं। आपने रीसेल वैल्यू फॉर वैल्यूएटिंग डिसकंटिन्यू ऑप्शन, रीसेल वैल्यू ली आधा नंबर, टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट लिया 2 नंबर, रेंट एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स निकाला 2 नंबर, फिर कंटिन्यू के केस में सेल्स 1.5, वेरिएबल कॉस्ट 1.5, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल
ये हम इकट्ठा ही कवर कर रहे होते हैं बाय द वे। रेंट एक्सपेंस, टैक्सेशन, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिसीजन मेकिंग, इतने छोटे छोटे पॉइंट बटे हुए हैं। जैसे हमें एक दफा हमें लगा कि हम जैसे ये रेजिडुअल वैल्यू हम मिस करते जा रहे थे, बच्चे ने याद कराया, फिर हमने लिखी, अगर हम रेजिडुअल वैल्यू मिस कर देते सिर्फ 0.5, सवाल नहीं गलत होता भाई, सिर्फ 0.5 कटता। लेकिन ये भी देखिए, हमने यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव आई, हमने लिख दिया एक्सेप्ट और कंटिन्यू, हमने लिख दिया कंटिन्यू। अगर हम रेजिडुअल वैल्यू मिस कर जाते तो एनपीवी नेगेटिव आ जाती, हम लिखते शट डाउन नाउ, नंबर आधा ही कटना था भाई। ऐसा नहीं कि डिसीजन के नंबर हमारे कट जाने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर क्या देख रहा है कि भाई इस एनपीवी के लिहाज से फैसला कहता है। अब आपने एनपीवी अगर गलत लिख दी है, गलत निकाल ली है, लेकिन फैसला पॉजिटिव के लिहाज से एक्सेप्ट, नेगेटिव के लिहाज से रिजेक्ट लिखा है, तो डिसीजन के नंबर पूरे मिलते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे ये स्किप किया वैल्यू, आधा नंबर कट गया, एनपीवी नेगेटिव आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन मैंने शट डाउन लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इस पूरे सवाल में आधा नंबर ही कटता है। सो मार्किंग स्कीम से हमें बार बार ये अंदाजा होता है कि क्वेश्चन कंप्लीट करना अहम है। अच्छा जी, अब आप कमेंट्स इसके देखते हैं। बच्चों ने डिसकंटिन्यू की ऑप्शन को ऑल टुगेदर मिस कर दिया। टैक्स ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट इफ ऑपरेशन आर डिसकंटिन्यूड नाउ भी कंसीडर नहीं हुआ। कैश फ्लोज वर प्रेजेंटेड फॉर 5 years, ये सबसे कॉमन मिस्टेक मुझे लगता है बच्चों ने की होगी कि जी इसको बच्चों ने परसीव ही नहीं किया कि भाई ये नए प्रोजेक्ट का सवाल नहीं है, ये उस प्रोजेक्ट का सवाल है जो आज से 2 साल पहले शुरू हो चुका है, 2 साल गुजर चुके हैं। तो अब हमने जो 2 साल गुजर चुके हैं उनके कैश फ्लो को अपनी वर्किंग में शामिल नहीं करना, वो तो पास्ट है। हमें तो जब भी फैसला करना होता है, फैसला इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर, हमें सिर्फ फ्यूचर के कैश फ्लो देखने, जो बाकी 3 साल रह गए उनको देखने, आज और फ्यूचर, पास्ट इज इररिलेवेंट। तो 5 सालों के कैश फ्लो बच्चों ने फिजिबिलिटी नए सिरे से करनी शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच हो जाती है। ट्रेंड को लेके ग्रोथ रेट नहीं निकाले गए, उसको कंसिडर नहीं किया गया। रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कॉस्ट में से माइनस कर दिया गया, हालांकि रिड्यूसिंग बैलेंस में ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में होता है। लेकिन ये भी एक टेंडेंसी होती है, बच्चे ये भी अक्सर गलती करते हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ, और रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन होती है कॉस्ट इनटू रेट, वहां पे माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती। लेकिन अक्सर बच्चों ने इस चीज को रजिस्टर नहीं किया होता, हाथ से नहीं गुजारा होता, एग्जाम में जाके रिड्यूसिंग बैलेंस में भी कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू लेस कर रहे होते हैं, तो वो एरर देखने को नजर आई है। रेजिडुअल वैल्यू वाज नॉट कंसीडर्ड इन गेन लॉस ऑन एसेट वैल्यू, तो हम गलती नहीं करते। लेकिन बहरहाल मेन इशू जो यहाँ पे रहा वो बच्चों को इस अमाउंट पे रहा, ये अमाउंट बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाए। कुछ बच्चों ने इस अमाउंट की जगह पूरे 5 साल की फिजिबिलिटी बना दी, और कुछ बच्चों ने इसको ऑल टुगेदर इग्नोर किया, सिर्फ फ्यूचर बेनिफिट्स को कंसीडर कर लिया। अगर आप इस ऑप्शन को इग्नोर कर देते हो तो मुझे लगता है कि 4.5 नंबर की ऑप्शन है, शायद 4.5 नंबर की ये ऑप्शन है, इसको आपने इग्नोर किया, इसको इग्नोर करके चल पड़े तो आपने 4.5 नंबर यहाँ से लूज किया। बट अगेन बात फिर वही आती है, जो चीजें जो कैलकुलेशन आपको समझ आ रही हैं, यू मस्ट परफॉर्म दोस कैलकुलेशन। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कंफर्ट वियर का, क्वेश्चन नंबर 16 है जी बेटा। जी पूछिए बेटा, क्या सवाल था आपका? सर ये इधर हमने शॉर्ट टर्म पे अपॉर्चुनिटी तो आती है 3 माह के रेंट पे दोबारा हमने पूरे साल पे आपके साथी का कहना है कि यहाँ पे हमने 3 महीने का रेंट इस ऑप्शन में कंसीडर कर लिया है, तो वहाँ पे हम 12 महीने का रेंट क्यों ले रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे 3 महीने का रेंट एज कॉस्ट है, इसमें से माइनस होकर यहाँ पे ये नेट क्या आ रहा है? नेट क्या आ रहा है? ये बेनिफिट है ना। इस बेनिफिट को जब मैं इधर लाया तो मैंने क्या फीड किया? एज अ कॉस्ट। जब बेनिफिट एज अ कॉस्ट गया यहाँ पे, तो ये कॉस्ट कैसे गई वहाँ पे? एज अ बेनिफिट गई हुई है। ये जो कॉस्ट है ये आपकी यहाँ पे एज अ बेनिफिट गई हुई है। ये 2 इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, ठीक है, दिस और दिस, ठीक है। मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो एंड फिर ये होगा, ये इन्वेस्टमेंट करो देन दीज बेनिफिट्स विल फ्लो। यहां पे है आपको ये चाहिए या ये चाहिए। हमने इसको प्रेजेंट एनपीवी के अंदाज में किया है, जैसे उसने एग्जामिनर ने मांगा है, एनपीवी के अंदाज में प्रेजेंट करो। हम यहां पे कह रहे हैं भाई ये ले लो या ये ले लो, तो हमने कहा जी भाई इन दोनों को नेट करें, तो नेट में इसका बेनिफिट ज्यादा है, नेट हमने इस ऑप्शन को चूज करें। ये आइदर और केस है, आइदर दिस और दिस। इसको दोनों साइड पे स्किप कर दे, कौन सा सेम है? इसको हम क्या करें? दोनों साइड पे स्किप करनी, इधर भी स्किप कर देंगे। इधर आपने सेविंग ली है, इधर से सेविंग उड़ा दो, उधर से कॉस्ट उड़ा दो, तो मुझे लगता है फर्क 2 डायरेक्शन में फर्क चला जाता है ना। नेट 229 183 शायद नहीं आएगा, ठीक है, नेट नहीं आएगा। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए आपसे ट्रिकी है कि ये आइदर और का केस है। इसको समझाते देखो तो आप जो चीज में मिक्स कर रहे हो कि भाई इधर रेंट ले लिया, उधर क्यों नहीं लिया, या इधर ले लिया तो उधर नहीं लेना चाहिए, वो चीज क्लियर हो जाती है। आप इसको एक ऑप्शन के तौर पर देखो, आप इसको तो कि भाई हम ये करें या ये करें, हम ये कमा लें आज या फ्यूचर में कमा लें ये जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑप्शन है, एक कंटिन्यूटी में एक ऑप्शन नहीं है, आइदर दिस और दिस।
ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टर अप्रेजल से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा दोबारा अगर आपको दिक्कत होगी दोबारा सोचने में से टाइम लगाइएगा, सोच को टाइम दीजिएगा, यू शुड बी क्लियर एंड बी प्रिपेयर्ड। हमें भी एग्जाम में कोई डिफरेंट सवाल आ सकते हैं और डिफरेंट सवालों को बार बार पढ़ने की आदत आपको होनी चाहिए। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? बेटा नॉर्मली 2 का मतलब होता है आज से 2 साल बाद, 3 का मतलब होता है आज से 3 साल बाद, बट हम आज से 2 साल बाद और आज से 3 साल बाद की कहानी तो नहीं चला रहे हैं। हम तो 2 साल जो गुजर चुके हैं ये आज है, ये आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। हम बिजनेस लाइफ में ये बिजनेस का 3रा साल है, ये 4था साल है, ये 5वां साल है, बट यहाँ पे 4, 5, 6 का मतलब होता है आज से 4 साल बाद। तो क्या ये इनकम हमने आज से 4 साल बाद कमानी है? आज से 1 साल बाद कमानी है। कारोबार का 3रा साल है लेकिन आज से 1 साल बाद कमानी है, ठीक है। तो ये 3, 4, 5 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 3 का मतलब आज से 3 साल बाद, 4 का मतलब आज से 4 साल बाद, 5 का मतलब आज से 5 साल बाद। तो हम तो आज और आज से 1, 2, 3 साल रह गए उनकी बात कर रहे हैं। पास्ट के 2 साल गुजर चुके हैं, वो हमारी कैलकुलेशन में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होते। जी एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास एक और, क्वेश्चन नंबर 16। कंफर्ट वियर लिमिटेड, स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन 10। It's a 15 marks question. By using NPV method, recommend CEWL should set up kiosk. All cash flows occur at the end of the year except for the cost of setting up kiosk. अच्छा जी, डाटा पढ़ते हैं जी, क्या कहानी है। Comfort Wear Limited is engaged in selling men activewear units through its retail outlets. The extracts from CWL's last year management accounts have been provided as follows. मैनेजमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट है जी। लास्ट ईयर आपने कितने यूनिट्स बेचे, किस प्राइस पे बेचे, रेवेन्यू क्या था, ₹1000 में, इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आती है और ग्रॉस प्रॉफिट क्या था लास्ट ईयर का। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग सेटिंग अप कियोस्क इन 4 मेजर शॉपिंग मॉल्स। कियोस्क होते हैं जी स्टॉल्स, ठीक है। अभी उनके किसी दुकान पे थी, उनके कोई रिटेल आउटलेट थी, अब ये स्टॉल्स लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। द फाइनेंस मैनेजर हैज गैदर्ड द फॉलोइंग डाटा इन दिस रिगार्ड। कियोस्क विल सेट अप एट अ कॉस्ट ऑफ 250 ईच। कियोस्क वुड हैव एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years subject to depreciation of 40% reducing balance method. At the end of the year, kiosk would have no value. तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कहानी कंप्लीट हुई। 4000 यूनिट्स वुड बी सोल्ड थ्रू ऑल कियोस्क इन द फर्स्ट ईयर। 4 कियोस्क, 4 स्टॉल लगे, चारों से मिला के आप 4000 यूनिट पहले साल बेचोगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट 20% कस्टमर ऑफ रिटेल आउटलेट वुड शिफ्ट टू कियोस्क। अगर आप कियोस्क लगाते हो तो रिटेल आउटलेट्स के कस्टमर 20% शिफ्ट हो जाएंगे कियोस्क पे। मतलब वहां पे सारे नए कस्टमर नहीं आएंगे। जो 4000 यूनिट्स आप बेचोगे वहां पे पहले साल में, उनमें से कुछ कस्टमर दुकानों से आपकी दुकान से शिफ्ट हुए हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप अगर ये 4000 बेच रहे होगे तो आप पुरानी सेल में कुछ लूज भी कर रहे होगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा। ऑफ रिटेल आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स की 20% सेल्स कम हो जाएगी। Past trend of retail outlet sales has revealed an average 5% increase in units sales each year. It is expected to continue for both retail outlet and kiosk. 5% सेल्स माजी में ग्रोथ रही है। आप कियोस्क लगाओगे उसमें भी 5% ग्रोथ आएगी और रिटेल आउटलेट में भी 5% ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड थी। मतलब आप कियोस्क ना लगाओ तो रिटेल आउटलेट में भी 5% ग्रोथ आती जानी है साल में, और कियोस्क लगाते हो तो कियोस्क की सेल में भी 5% सालाना ग्रोथ आएगी। In the first year of kiosk sales, a discount of 15% would be offered on retail price. However, discount would reduce to 10% for the subsequent year. रिटेल आउटलेट पे आप फुल प्राइस पे चीजें बेच रहे हो, कियोस्क पे आप डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें बेचोगे। रेंट ऑफ ईच कियोस्क स्पेस वुड बी 150,000 per annum. हर कियोस्क का 150,000. Marketing campaign for kiosk would be carried out at 50,000 for the first year. However, it would be reduced to 50% for the subsequent years. One salesperson would be hired for each kiosk. He would be paid 20,000 per month in addition to 1% commission on retail price of each unit sold. ये यहाँ पे ख्याल रखने की बात है कि हम जब रेवेन्यू बुक करेंगे तो वो डिस्काउंट होगा रिटेल प्राइस पे, और जब कमीशन देंगे तो कमीशन होगी रिटेल प्राइस पे। On all units sold through kiosk, CL's cost of capital 18%, tax rate 30%, paid in the year in which liability arises. All revenues and costs are quoted at today's rate. Is expected to remain same in the first year. अब ये कोई ना कोई चालाकी एग्जामिनर लगा देता है। उसने कहा है ये प्राइसेस आज की टर्म में, लेकिन पहले साल इनमें कोई इजाफा नहीं आएगा। अब ये एक और तरह की सिनेरियो, हमने सवालों को बेटा ध्यान से पढ़ना बार बार जरूरी होता है। अब ये है बेशक आज की प्राइस में, आज की टर्म में, लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ पे भी 1 से शुरू नहीं होनी, क्योंकि 1 में भी यही प्राइस रहनी है, इन्फ्लेशन यहाँ पे 2 से शुरू होनी है। देयर आफ्टर द एस्टिमेटेड एनुअल इन्फ्लेशन 10% वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्यूचर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। अच्छा, ये जी हमारे पास डाटा है, इसकी फॉर्मेट वही रहेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगे और टैक्सेस आएंगे। मनी कैश फ्लोज में हम जाएंगे। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में नॉर्मल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो आएगी, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेनी है, जो कि लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम आउटलेट्स।
ठीक है, ये आपकी जो क्वेश्चन है आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आप घर से अटेम्प्ट कीजिएगा और कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट करके आपने घर से अपनी तरफ से आना है, कल डिटेल में डिस्कशन होगी, जो पॉइंट जिस कैलकुलेशन पे आपको एम्बिग्विटी होगी उसको हम क्लास में कवर करेंगे। कल इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर की थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी रहती है, एडिशनल कैलकुलेशन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ द सिलेबस है, कोई एमसीक्यू आ सकता है, उसको कवर करेंगे और फिर कल से ही शायद हम नेक्स्ट चैप्टर पे भी मूव कर रहे हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।